नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज विशेष पे एक सियासी और संवैधानिक संकट की बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र के सियासी और संवैधानिक संकट ने एक बार फिर से दल बदल और उससे जुड़े तमाम मसलों पर सबका ध्यान खींच लिया है। मामला महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की अयोग्यता का है। मामला स्पीकर की शक्ति और दल बदल, विलय और अयोग्यता से भी संबंधित है। ऐसे में इसके संदर्भ व्यापक बन रहे हैं। दरअसल 2022 में एकनाथ एस शिंदे और महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के उनके समर्थकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। जब डिप्टी स्पीकर ने उन्हें अयोग्य साबित करने की नोटिस दी तो शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव है, इसलिए वे सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते और यहीं से कानूनी जंग शुरू हो गई। दल बदल की समस्या गंभीर ही नहीं, संवैधानिक रूप से जटिल और उलझी हुई भी है। दल बदल कानून पर आज तक सवाल उठते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं। आए दिन अदालत में चुनौती दी जाती है इस तरह के तमाम मसलों को। दल बदल कानून में कमियां हैं भी, वरना कानून के 18 साल बाद सन 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम को लाकर कुछ और इंतजामात नहीं करने पड़ते। इस संशोधन के जरिए दल छोड़ने वाले 1/3 की संख्या को बढ़ाकर 2/3 किया गया। साथ ही ये भी व्यवस्था की गई कि दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किए गए किसी भी सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा। फिर भी दल बदल हो रहा है। स्पीकर की शक्तियों पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हर संदर्भ में नए नजरिए से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विवाद इसका ताजा उदाहरण माना जा सकेगा, जहां पर 2016 के नवाम रेबिया केस की दुहाई दी गई। 1992 के किहोतो होलोहन बनाम जाचिल और अन्य केस की दुहाई दी गई। दलीलों में दल बदल कानून के हर प्रावधान पर बेहद बारीकी से विचार रखे गए और राज्यपाल की शक्ति और फ्लोर टेस्ट को भी संविधान, कानून और तर्क की कसौटी पर परखा गया। पूरे दलीलों में 5 सदस्यीय बेंच ने बेहद सक्रियता से हिस्सा लिया और सीजे चंद्रचूड़ ने हर पहलू पर सवाल किए। अहम बात ये रही कि राज्यपाल की भूमिका पर अदालत ने कई सवाल खड़े किए और फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया के राजनीतिकरण पर भी चिंता जाहिर की। आज विशेष में हम महाराष्ट्र सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के आधार पर हर पहलू के कानूनी पक्ष को सामने रखेंगे। साथ में बहस के लाइव स्ट्रीमिंग के अंश भी आपको दिखाएंगे और वकीलों की दलीलों के साथ रिपोर्ट्स पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष महाराष्ट्र का महाभारत। कई महीने की लंबी कानूनी जंग के बाद और सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सियासी संकट मसले पर अपना फैसला सुना ही दिया। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर इस ऐतिहासिक फैसले के मुख्य बिंदुओं पर और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस फैसले तक पहुंचने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेगा। इसके लिए स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता। This court cannot quash a resignation that has been submitted voluntarily. Had Mr. Thackeray refrained from resigning from the post of the Chief Minister, this court could have considered the grant of the remedy of reinstating the government headed by him. The order of this court dated 29 June 2022 held that the outcome of the trust vote to be conducted on 30 June 2022 shall be subject to the final outcome of this batch of petitions. Since the trust vote was not held, the question of it being subject to the final outcome of these petitions does not, therefore, arise.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एकनाथ शिंदे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध के आधार पर फ्लोर टेस्ट बुलाने का फैसला गलत था, क्योंकि कोश्यारी के पास ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सदन का विश्वास खो चुके थे। A request by some MLAs for a direction to the Chief Minister to prove his majority does not, taken alone, amount to a relevant and germane reason to call for a floor test. There must be some objective material in addition to a mere request to call for a floor test. In the present case, the governor did not have any objective material before him to indicate that the incumbent government had lost the confidence of the House and that he should call for a floor test. And the exercise of discretion by the governor in this case was not in accordance with law. इसलिए कोर्ट ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बुलाने का राज्यपाल का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि व्हिप को पार्टी से अलग करना लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं होगा। पार्टी ही जनता से वोट मांगती है, सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते कि व्हिप कौन होगा। उद्धव ठाकरे को पार्टी विधायकों की बैठक में नेता माना गया था। 3 जुलाई को स्पीकर ने शिवसेना के नए व्हिप को मान्यता दे दी। इस तरह 2 नेता और 2 व्हिप हो गए। स्पीकर को स्वतंत्र जांच कर फैसला लेना चाहिए था। गोगावले को व्हिप मान लेना गलत था, क्योंकि इसकी नियुक्ति पार्टी करती है। We have dealt with the whip as to whether the whip is really a whip appointed by the legislature party or by the political party. And we say to hold that it is the legislature party which appoints the whip would be to sever the figurative umbilical cord which connects a member of the House to the political party. It would mean that legislators can rely on the political party for the purpose of setting them up for election, that their campaign would be based on the strengths and weaknesses of the political party and its promises and policies, that they could appeal to the voters on the basis of their affiliation with the party. इसके साथ ही पूरा मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल को वो नहीं करना चाहिए जो ताकत संविधान ने उनको नहीं दी है। अगर सरकार और स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा टालने की कोशिश करें तो राज्यपाल फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस मामले में विधायकों ने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें ये नहीं कहा कि वो एमवीए सरकार हटाना चाहते हैं। सिर्फ अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि किसी पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को जो भी प्रस्ताव मिले थे वो स्पष्ट नहीं थे। ये पता नहीं था कि असंतुष्ट विधायक नई पार्टी बना रहे हैं या कहीं विलय कर रहे हैं। राज्यपाल राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर पार्टी विवाद में भूमिका निभाने के हकदार नहीं हैं और वो इस आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे कि कुछ सदस्य शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। Neither the Constitution nor the laws enacted by Parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a political party, particularly, can be settled. They certainly do not empower the governor to enter the political arena and play a role, however minute, either in inter-party disputes or in intra-party disputes. It follows from this that the governor cannot act upon an inference that he has drawn that a section of the Shiv Sena wish to withdraw their support to the government on the floor of the House. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो अयोग्यता पर फैसला नहीं लेगा। स्पीकर को इस मामले में जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि पार्टी में बंटवारा अयोग्यता कार्रवाई से बचने का आधार नहीं हो सकता। उद्धव को दोबारा बहाल नहीं कर सकते। बहरहाल नबाम रेबिया केस को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच को रेफर कर दिया गया है। In view of the discussion above, the following are our conclusions. A. The correctness of the decision in Nabam Rebia is referred to a larger bench of 7 judges. B. This court cannot ordinarily adjudicate petitions for disqualification under the 10th schedule in the first instance. There are no extraordinary circumstances in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate the disqualification petitions. The Speaker must decide the disqualification petitions within a reasonable period. C. An MLA has the right to participate in the proceedings of the House regardless of the pendency of any petitions for their disqualification. The validity of the proceedings of the House in the interregnum is not subject to the outcome of the disqualification petitions. D. The political party and not the legislature party appoints the whip
and the leader of the party in the House. Further, the direction to vote in a particular manner or to abstain from voting is issued by the political party and not the legislature party. The decision of the Speaker, as communicated by the Deputy Secretary to the Maharashtra Legislative Assembly dated 3 July 2022, is contrary to law. The Speaker shall recognize the whip and the leader who are duly authorized by the Shiv Sena political party with reference to the provisions of the party constitution after conducting an inquiry in this regard and in keeping with the principles discussed in this judgment. E. The Speaker and the Election Commission of India are empowered to concurrently adjudicate on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the Symbols Order respectively. F. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the Symbols Order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of the case before it. G. The effect of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members facing disqualification proceedings. The Speaker would prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule, where two or more factions claim to be that political party. H. The Governor was not justified in calling upon Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House because he did not have reasons based on objective material before him to reach the conclusion that Mr. Thackeray had lost the confidence of the House. However, the status quo ante cannot be restored because Mr. Thackeray did not face the floor test and tendered his resignation. And I, the Governor, was therefore justified in inviting Mr. Shinde to form the government at the behest of the BJP, which was the largest political party in the House. This batch of writ petitions is disposed of in terms of the conclusions and directions recorded above. महाराष्ट्र सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में एक मुद्दा ऐसा है जो कठिन संवैधानिक मसलों से पटा हुआ है। महाराष्ट्र सियासी संकट मसला कितना पेचीदा है वह याचिकाओं पर गौर करने से साफ होता है। ऐसी कुछ याचिकाएं कुछ इस तरह से रहीं कि सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे समेत अन्य 15 विधायकों की ओर से अर्जी दाखिल कर उन्हें डिप्टी स्पीकर की तरफ से अयोग्यता नोटिस दिए जाने को चुनौती दी गई। शिवसेना नेता और उद्धव ग्रुप द्वारा नियुक्त पार्टी चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शिवसेना के नए स्पीकर द्वारा एकनाथ शिंदे ग्रुप के नामित नए चीफ व्हिप को मान्यता दिए जाने को शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से चुनौती दी गई। उद्धव ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग के फैसले को भी चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग ने शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना माना है। इन तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन सुनवाई की दिशा तय करने के लिए 11 सवाल तय किए गए जो कि वृहत मसलों को परखते हुए थे। सबसे पहले हम इन 11 सवालों को समझेंगे जिसके आधार पर पूरी अदालत की कार्यवाही संचालित हुई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष महाराष्ट्र संकट मसले पर 11 सवाल थे। याचिकाओं के बैच में कई मुद्दों पर शिंदे और ठाकरे के ग्रुप के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं। पहली याचिका एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में कथित दल बदल को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बागियों के खिलाफ तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की थी। बाद में ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए बुलाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अगस्त 2022 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा था। क्या हटाने का नोटिस स्पीकर को अयोग्यता की कार्रवाई जारी रखने से रोकता है, जैसा कि नबाम रेबिया फैसले के तहत कहा गया है? क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है? क्या कोई न्यायालय ये मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर स्पीकर के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाता है?
सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है? 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा? विधायक दल के व्हिप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति का दायरा क्या है? किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है? किसी पार्टी के भीतर एक पक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है? इन मसलों पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 14 फरवरी को मामले की सुनवाई शुरू की थी। पीठ ने 21 फरवरी से मामले के गुण दोष के आधार पर सुनवाई शुरू की। उद्धव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत ने दलीलें पेश की। शिंदे की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने बहस की। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से दलील पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर नबाम रेबिया जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो मामला, वो केस क्या है जिसकी इतनी चर्चा है। नबाम रेबिया केस का हालिया संदर्भ तो महाराष्ट्र ही है, जहां पर विधायकों की अयोग्यता ने इस केस को फिर से संदर्भ में ला दिया है। दरअसल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के बाद अरुणाचल प्रदेश में न केवल कांग्रेस सरकार को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था, बल्कि स्पीकर के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को भी पलट दिया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस दीपक मिश्रा की राय ये थी कि स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकते जब उनके निष्कासन की मांग का नोटिस लंबित हो। यही मामला महाराष्ट्र में दोहराया गया, जहां डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के सदस्यों को अयोग्यता की नोटिस दी थी। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी को सत्ता संभाले हुए कुछ ही महीने हुए थे कि कांग्रेस पार्टी के विधायक बागी हो गए। नबाम तुकी को कुर्सी से हटाने के लिए कांग्रेस के 27 विधायकों ने बगावती बिगुल फूंक दिया। नबाम तुकी को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए सभी बागी विधायक दिल्ली में कैंप करके बैठ गए। उधर विधानसभा के स्पीकर बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने वाले थे, फिर बहुत कुछ हुआ। आइए नबाम रेबिया केस का पूरे सियासी और कानूनी संदर्भ में क्या महत्व है समझते हैं। महाराष्ट्र संकट पर बागी विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया केस की दलील दी गई। बागी विधायकों के वकील नीरज किशन कौल ने शीर्ष अदालत के संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि डेप्यूटी स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। बागी विधायकों के वकील की दलील का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहां रेबिया केस के तहत फैसला नहीं आ सकता, बल्कि ये संविधान के 212 के अनुच्छेद के तहत का मामला बनता है। गौरतलब है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के बाद अरुणाचल प्रदेश में न केवल कांग्रेस सरकार को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था, बल्कि स्पीकर के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को पलट दिया था। दरअसल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी, जिसमें अदालत ने कांग्रेस के बागी 14 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के उस फैसले को गलत ठहराया, जिसके तहत उन्होंने विधानसभा सत्र को जनवरी 2016 की जगह दिसंबर 2015 में ही बुलाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को गलत ठहराया था। क्या है नबाम रेबिया केस फैसले के मुख्य बिंदु, आइए जानते हैं। नबाम रेबिया केस अनुच्छेद 179C के शब्दों में विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों की व्याख्या पर आधारित था। पीठ ने माना कि शब्द विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित। तत्कालीन सदस्यों शब्द स्पीकर को सदस्यों के विरुद्ध अयोग्यता की कार्रवाई से रोकेगा। शब्द सभी तत्कालीन सदस्य निश्चितता की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। अयोग्य घोषित करके सदन की ताकत में बदलाव अनुच्छेद 179C के जनादेश के विपरीत होगा। सभी तत्कालीन सदस्यों को
अध्यक्ष के पद के निर्णयन संबंधी अधिकार की शक्ति होनी चाहिए। सदस्य जो हटाने की सूचना के समय सदन में थे, वे अध्यक्ष को हटाने पर मतदान के समय उपस्थित हों। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी ने राज्यपाल को 14 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र बुलाने को कहा, लेकिन उन्होंने 1 महीने पहले ही 16 दिसंबर 2015 को सत्र बुला लिया था। इससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया। तुकी ने विधानसभा भवन पर ताला लगा दिया। राज्यपाल के इस फैसले को विधानसभा अध्यक्ष रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 9 दिसंबर 2015 को कांग्रेस विधायकों के बागी गुट ने राज्यपाल राजखोवा के पास विधानसभा अध्यक्ष रेबिया को हटाने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल को शिकायत दी थी कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। इसके बाद राज्यपाल ने 16 दिसंबर को विधानसभा का आपात सत्र बुलाने और अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को हरी झंडी दे दी। इसके बाद कांग्रेस ने राज्यपाल की कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद केंद्र ने राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके बाद एक स्पेशल सत्र बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस के 20 विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया और महाभियोग प्रस्ताव को पास कर खलीखो पुल को सदन का नेता चुना। इसी दिन स्पीकर ने कांग्रेस के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। 5 जनवरी 2016 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विधायकों के अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी और स्पीकर की याचिका को खारिज कर दिया। 15 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में स्पीकर ने राज्यपाल की शक्ति को लेकर एक याचिका दाखिल की। 29 जनवरी 2016 को नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। 30 जनवरी 2016 को केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को सही ठहराया। केंद्र ने ये भी दलील दी कि राज्य में कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। 4 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल के सभी अधिकार न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, शीर्ष अदालत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ते नहीं देख सकता। 10 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की स्पीकर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। 19 फरवरी 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया गया। 20 फरवरी 2016 को खलीको पुल राज्य के 18 बागी कांग्रेसी विधायक, 11 बीजेपी और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 9वें सीएम के रूप में शपथ लेते नजर आए। दरअसल इस घटनाक्रम से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए यथास्थिति बनाए रखने का अपना आदेश वापस ले लिया था। 13 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बहाल करने का आदेश दिया और राज्यपाल की कार्रवाई को गैर कानूनी ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने 23 अगस्त 2022 को मामले को संवैधानिक बेंच रेफर किया था। बेंच ने कहा था कि संवैधानिक बेंच अहम मुद्दे को तय करेगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अधिकार क्या है ये भी बताएगा, खासकर जब उनके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग हो, तब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता मामले में कार्रवाई को लेकर उनके क्या अधिकार हैं ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच अन्य सवालों के साथ साथ इन सवालों को भी देख रहा था। और सदन में जब स्पीकर की भूमिका की हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि सदन में स्पीकर की भूमिका बेहद अहम रहती है, लेकिन वहीं और कई तरह के सवाल भी उठ जाते हैं और कई सीमा रेखाएं भी आ जाती हैं। अगर इसी भूमिका की हम बात करें तो ये कई बार विवादों में भी आ चुकी है और महाराष्ट्र की राजनीति में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से स्पीकर की भूमिका को लेकर वैसे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि राजनीतिक दलों और सांसदों ने 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका को लेकर उठने वाली समस्याओं पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया। इसके जवाब में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सत्ता में जो पार्टी रहती है वह इसे कभी नहीं बदलना चाहेगी क्योंकि सभी स्पीकर के कार्यालय का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। हम निर्वाचन आयोग के पास भी गए थे, वहां हमने कहा कि अयोग्यता पर विचार करने से पहले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं लगी है, इसलिए हम मामले का फैसला करेंगे।
सिब्बल ने आगे बताया कि हमने निर्वाचन आयोग से पूछा भी था कि मान लीजिए कि आप उन्हें चुनाव चिन्ह देते हैं, फिर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है, तो क्या हमें चुनाव चिन्ह वापस मिलेगा? ये वो सवाल थे जो उद्धव ग्रुप की तरफ से पूछे गए और केवल बात उद्धव ठाकरे की सरकार या एकनाथ शिंदे की सरकार की नहीं, ये वो इशारे हैं जो हमारे देश में कई राज्यों की सरकारों के लिए के अदल बदल में या बनने या गिरने की प्रक्रिया से कई बार संवैधानिक मसलों को खड़ा कर देते हैं। पूरा मामला किस तरह से चला, किस तरह से जवाब तलब किया गया और कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो इस जवाब तलब में सबके सामने आए, देखिए इस रिपोर्ट में। What is the speaker's constitutional obligation? The general Boumai principle, which your lordship has been shown in para 395 of Boumai, is that please, Mr. Speaker, do not do a mathematics, and Mr. Governor, please do not do this mathematics of but for. Call for the floor test. Let this be decided on the floor. विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा और विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष के पास संविधान, प्रक्रिया, नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं के तहत व्यापक अधिकार होते हैं। विधानसभा के परिसर में उनका प्राधिकार सर्वोच्च है। स्पीकर को हटाने का एक तरीका है विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प या रेजोल्यूशन जारी करना। अनुच्छेद 179 के क्लॉज सी में अध्यक्ष को हटाने के बारे में प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प अनुच्छेद 179 के तहत ही लाया जाता है। हालांकि इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। So therefore, all this not dealt with in Nabam Rebia. What's the ground for removal of this? That's the other point I wanted. No ground. I'll show your lordship that notice. Nothing. So that was not a disqualification. He was not being removed under disqualification under the 10th schedule. Correct. Therefore, that notice was an ab initio void. No, but they can always say that, look, we don't have confidence in the speaker. No, they can't, because that's the removal proceedings are under 179. I showed your lordship Shakhtar and call, which says it has to be for reason. I showed that your lordships at the outset. महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को हटाने से जुड़े संकल्प पर तभी विचार किया जाएगा जब उसके समर्थन में कम से कम 29 विधायक होंगे। हालांकि ये विधानसभा में ही तय होता है कि संकल्प लाने के समर्थन में कितने विधायक हैं। जब विधानसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष को हटाने के किसी संकल्प पर विचार किया जा रहा हो, तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, यानी सदन की कार्यवाही का संचालन वो शख्स नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 181 में ये स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि उस दौरान अध्यक्ष को बोलने और उसकी कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। उसे आम सदस्य की तरह वोट करने का भी अधिकार होगा। हालांकि मत बराबर होने की स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। Because removal is stigma, which is why he is allowed to be in the house, allowed to participate in the proceedings and respond to the allegations. It's not a no confidence. No confidence is no reasons. It's a removal. Again, not considered in Nabam. So these are very serious questions. उसे आम सदस्य की तरह वोट करने का भी अधिकार होगा। हालांकि मत बराबर होने की स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट करने को कहा था और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आई। वैसे उद्धव ने फ्लोर टेस्ट पर स्टे मांगा था, लेकिन वह उन्हें अदालत से नहीं मिला। बाद में राज्यपाल ने शिंदे ग्रुप और बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। उद्धव को ये मलाल है कि उन्हें फ्लोर टेस्ट की तैयारी के लिए वक्त नहीं मिला। उसी शाम अदालत ने फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला ले लिया।
वैसे कानूनन राज्यपाल 3 महीने के अंदर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकता है। ऐसे में ये वक्त काफी होता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा सके। ये सभी अनिश्चितताओं को जन्म देता है। एक तरफ एक दल, एक समूह ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी की गई, दूसरा समूह ये कह रहा है कि इसमें विश्वसनीयता का सवाल था। स्पीकर की भी भूमिका पर बात हुई और फिर स्पीकर के कार्य की न्यायिक समीक्षा और उसके निलंबन के मसलों पर भी दलीलें दी गईं। कानूनी बात यहाँ यह भी है कि भले ही तत्कालीन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी थी, फिर भी वह कार्य कर रहे थे। महेश जेठमलानी ने शिंदे गुट की ओर से कहा कि विधायकों को अयोग्य साबित करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले 14 दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है। शिंदे गुट को ये नहीं दिया गया। 10वीं अनुसूची में निहित शक्तियों के तहत ही विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य की सदस्यता पर फैसला लेते हैं। इस कानून के तहत अध्यक्ष का फैसला आखिरी हुआ करता है, लेकिन बार बार अदालतों में ऐसे मामले पहुंचने के बाद 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के 7वें पैराग्राफ को अवैध करार दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि स्पीकर के फैसले की कानूनी समीक्षा हो सकती है। शिवसेना में दो फाड़ की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में बढ़े संवैधानिक संकट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केस की मेरिट पर सुनवाई की। इस दौरान स्पीकर की अयोग्यता का मामला भी उठा। इस दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर एक उप अध्यक्ष को नोटिस मिलता है तो उसकी अयोग्यता की कार्यवाही सदन द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा की जाएगी। ये नया अध्यक्ष भी हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि इन हालातों में अदालत ने नोटिस का जवाब देने के लिए कहा, जैसे कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये नवाम राबिया फैसले की कमी है। सिब्बल ने कहा कि हटाने की कार्यवाही सदन के नियम 179 के तहत होती है, इसका कारण होना चाहिए। These things which Mr. Singhvi is advising them to do, the speaker disqualifies you. I am putting it bluntly against myself. His first answer is, so what? Why was the tension created? Is the speaker doing something unknown to law? But there's a better answer. If he disqualifies you, there is full judicial. This is on the basis wrongly. There is full judicial review. No, but you can't, because your lordships can't find a solution to everything which the Constituent Assembly, the Constituent amending people did not make. What is this answer? That what do? I'll be disqualified. Well, jolly well you'll be disqualified because the 1985 framers gave this power to the Speaker. Is the possibility of an abuse ever the test of the power or its existence? Can it be? Otherwise, how will your lordship decide anything? वहीं सिब्बल की दलील का जवाब देते हुए शिंदे गुट के वकील सिंघवी ने संवैधानिक स्थिति पर अपनी राय रखी। Why is that where the question which has arisen is as to whether the chairman or the speaker of a house has become subject to disqualification, the question shall be referred for the decision of such member of the house, as the house may elect in this behalf, and his decision shall be final. So what is it that I am canvassing before your lordships? That there can be no hiatus. Yes. If there's a deputy speaker against you who have given notice, the disqualification proceedings don't stop. दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा हुआ जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 14 विधायकों ने 24 जून को उप स्पीकर ज़रवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। एक दिन बाद शिंदे के विद्रोही गुट को उस महीने के शुरू में विधान परिषद चुनाव के दौरान मतदान करते समय शिवसेना व्हिप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज़रवाल द्वारा दल बदल के लिए अयोग्यता नोटिस दिया गया। हालांकि ज़रवाल के नोटिस पर शिंदे और अन्य ने सवाल उठाए थे, जिन्होंने जोर देकर कहा था कि अध्यक्ष अयोग्य याचिकाओं पर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनके खिलाफ हटाने का नोटिस लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट। संवैधानिक पद होते हुए भी अक्सर विधानसभा अध्यक्ष का पद विवादों में रहता है और इसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि इस पद पर व्यवहारिकता के साथ ही आमतौर से सत्ताधारी दल का कोई सदस्य ही चुना जाता है। संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल दल बदल कानून के तहत जब किसी विधायक की सदस्यता का मसला उठता है तो विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। इस तरह से यदि हम देखें तो स्पीकर
की शक्तियां बहुत हद तक असीमित हो जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और बहुत परिभाषित करने की कोशिश इसे की गई। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के संकट की और इस बहाने से उठे हुए उन तमाम सवालों की जो हमारे देश की सियासी प्रक्रिया को बहुत हद तक स्पष्ट कर रहे हैं और जो संवैधानिक समस्याओं की ओर इशारा भी कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र संकट में एक अहम कड़ी रही है। 29 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट चरम पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे के नेतृत्व वाली 31 महीने पुरानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण कराने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करने का फैसला किया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके चलते जुलाई 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर फ्लोर टेस्ट क्या होता है और महाराष्ट्र के संदर्भ में क्या कुछ होता रहा। फ्लोर टेस्ट यानी कि बहुमत परीक्षण या विश्वास मत। फ्लोर टेस्ट के जरिए ये फैसला लिया जाता है कि वर्तमान सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं। राज्य के मामले में मुख्यमंत्री और केंद्र के मामले में प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करना होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है कि उसकी सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत पेश करने और बहुमत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। फ्लोर टेस्ट में विधायकों या सांसदों को सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होता है और सबके सामने अपना वोट देना होता है। अगर मामला राज्य का है तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है और अगर मामला केंद्र का है तो लोकसभा में। सत्ता पर काबिज पार्टी के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि वो फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करे। फ्लोर टेस्ट सदन में चलने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया है और राज्यपाल केवल फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देते हैं। इसमें राज्यपाल का किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फ्लोर टेस्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी सदन के स्पीकर के पास होती है। अगर स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ हो तो पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। नई विधानसभा या लोकसभा के चुने जाने पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो सदन के सदस्यों को शपथ दिलाता है। साल 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के अधिकार से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने जस्टिस बोम्मई मामले में कहा था कि सरकार गिराने का रास्ता फ्लोर से ही होकर जाता है। बहुमत सिर्फ सदन के पटल पर ही जांचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो 26 साल पहले तक सरकार बर्खास्त करने से पहले फ्लोर टेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1989 में, जब कर्नाटक की बोम्मई सरकार गिरने के 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया था। बोम्मई सरकार के बर्खास्त होने के 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र बहुमत साबित करने का तरीका है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर फिर भी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही हो सकता है। जब एक से ज्यादा नेता सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इस स्थिति में कंपोजिट फ्लोर होता है। जब फरवरी 1998 में यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया गया था, तब कांग्रेस के जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर कंपोजिट फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया। 225 वोट हासिल करके कल्याण सिंह जीत गए। जगदंबिका पाल को महज 195 वोट मिले थे। सियासी इतिहास के पन्नों में यह किस्सा काफी चर्चित रहा है। वैसे एकनाथ शिंदे ने आखिरकार फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा पास कर ली थी और महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे की सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े थे। वहीं सरकार के विपक्ष में 99 विधायक थे। यह नंबर उद्धव गुट के लिए झटके जैसा रहा, क्योंकि इससे ज्यादा वोट उनको स्पीकर के चुनाव में मिले थे। मतलब कुछ ही घंटों में उनको मिल रहा समर्थन कम हो गया और फ्लोर टेस्ट से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें एनसीपी नेता अजित पवार को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया गया।
लेकिन यह रणनीति कोई खास काम की साबित नहीं हो सकी। बहरहाल जब कोर्ट में केस के मेरिट और डिमेरिट पर दलीलें दी गईं तो उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कानून और संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला तथ्यों पर आधारित करके लेना चाहिए, न कि राजनीतिक मंशा के साथ। सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र मामले में राज्यपाल का फैसला प्रथम दृष्टया मान्यताओं पर आधारित लगता है। सिब्बल का यह भी आरोप था कि शक्ति परीक्षण का आदेश देकर राज्यपाल ने अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्णय लिया कि उन बागी विधायकों ने दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 21A के तहत स्वेच्छा से सदन की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। ये नबाम राबिया फैसले के खिलाफ है। राज्यपाल का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल को वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव सामग्री दिलाई गई, जिसमें शिंदे समूह के 34 विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव शामिल था। ऐसे में राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने के अलावा राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उनका ये निर्णय सही था। राज्यपाल के अधिकारों को लेकर किस तरह से बहस हुई और कौन कौन से सवाल उठे हैं, इस पूरे मामले के संदर्भ में देखते हैं इस रिपोर्ट में। The respondents contend that it is the duty of the governor to hold a floor test. The only constitutionally ordained forum is the assembly, and further contend that by whatever process or means the governor can gather the information that was required, which raises a credible doubt as to the majority of a government in power. In support of this contention, reliance was placed on the law laid down by this honorable court in Bomai and in Shivraj. That's their case. शिवसेना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विद्रोह के आधार पर फ्लोर टेस्ट बुलाने के फैसले पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उद्धव गुट की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कानून और संविधान के प्रावधानों का जिक्र किया और कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किसी सियासी मंशा से कराना गलत है। It is respectfully submitted that the respondent's contention is misconceived and is based on a misreading of the law in Bomai and Shivraj. It is settled law that the governor's decision to call for a trust vote is subject to judicial review, and the same is liable to be quashed if it is based on extraneous considerations. In Shivraj Chauhan, whilst holding that the exercise of discretion by the governor to call for a floor test is subject to judicial review, this honorable court observed that, quote, the court is entitled to determine whether in calling for the floor test, the governor did so on the basis of objective material and reasons which were relevant and germane to the exercise of power. The exercise of such power is not intended to destabilize or displace a democratically elected government. पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुन रही थी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश हो रहे थे। मेहता द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क ये था कि राज्यपाल को वस्तुनिष्ठ सामग्री प्रदान की गई, जिसके आधार पर उन्होंने फ्लोर टेस्ट का फैसला लिया। इन सामग्री में शिंदे समूह के 34 विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव शामिल था। साथ में 47 विधायकों द्वारा उनके खिलाफ उद्धव गुट द्वारा जारी हिंसक खतरों के बारे में पत्र और विपक्ष के नेता का पत्र भी था। Dependent MLAs who said, or the MLAs who said, my security is under threat. This was not a report under Article 356. He was not saying that the government of the state cannot be carried on in accordance with the dictates. That's going to be my submission. So the threat to security cannot be a ground for calling for a trust vote. So both those are out of reckoning. The only thing which survives is the impact of the 34. Because may I answer that? May I answer 34 is something which is because 34 in a party which has 55 ML. प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उनके अनुसार राज्यपाल ने दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक कांग्रेस और एनसीपी का संबंध है, कोई आंतरिक गतिरोध नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल इस बात से बेखबर नहीं हो सकते कि तीन पार्टियों के गठबंधन में सिर्फ 3 में से एक पार्टी में विरोध हुआ है, बाकी 2 मजबूत हैं। We're not so much on, the mathematics, and okay, now at the end of it, obviously it's very obvious that, they had lost the numbers game. But equally, what is a very serious concern is that
Governor should not enter into this any area by which their action will in fact precipitate the fall of a government. सीजीआई ने साफ टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल किसी ऐसे क्षेत्र या विवाद में न आए जिसके कारण सरकारें गिर सकती हैं। अपनी तरफ से सीजीआई की ये दलील मायने रखती है क्योंकि ये राज्यपाल पर एक सख्त टिप्पणी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दलीलों के दौरान सीजीआई ने सिब्बल से भी पूछा कि क्या राज्यपाल संवैधानिक रूप से फ्लोर टेस्ट को जारी रखने के लिए गलत हैं, खास तौर पर ये मानते हुए कि कुछ सदस्यों को कथित रूप से अयोग्य ठहराया गया है और सदन की संरचना को बदल दिया गया है। जिस संदर्भ में सीजीआई ने सवाल उठाया वह यह बताता है कि क्या सदन के नेता अयोग्यता के बावजूद बहुमत में रहना जारी रख सकते हैं। सिब्बल ने जवाब दिया कि संवैधानिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब कोई सरकार सत्ता में हो तो राज्यपाल शक्ति परीक्षण की मांग करें। जाहिर है कि इशारा राज्यपाल की राजनीतिक मंशा पर था। सिब्बल का मुख्य तर्क यह भी था कि जब तक विधायक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाते तब तक राज्यपाल को सदन की मौजूदा स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर एक रोचक तथ्य ये भी है कि शिवसेना से बिखरने वाले या अलग होने वाले एकनाथ शिंदे ने कभी नहीं कहा कि वो शिवसैनिक नहीं है। शिवसैनिक वो भी थे, शिवसैनिक उद्धव ठाकरे भी थे। और उसके बाद कोई यहाँ पर दल बदल उस तरह से नहीं हुआ, कोई नया दल नहीं बनाया गया। इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि राज्यपाल को कैसे पता चला कि शिवसेना के अंदर शिवसैनिक ही शिवसैनिक नहीं रहे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश वकील ने दलील दी है कि महाराष्ट्र के गवर्नर बीएस कोश्यारी ने जून 2022 में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट करने का जो आदेश दिया वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक था। उन्होंने कहा कि उस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। अगर फ्लोर टेस्ट के उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। ये नवाम राबिया के फैसले के खिलाफ रहा। राज्यपाल कोश्यारी का बचाव करते हुए हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शिवसेना विधायक दल ने एकनाथ शिंदे को नेता चुना था, इसलिए राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया था। 25 जून को 38 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल के पास पहुंचा। बताया गया कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सत्तारूढ़ दल के विधायकों में मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने को कहना एक निर्वाचित सरकार के गिरने का कारण बन सकता है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में यह भी कहा कि गवर्नर अपने ऑफिस का इस्तेमाल किसी खास सियासी नतीजे के लिए तो होने नहीं दे सकता। ऐसे में इस पूरे मामले पर कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। हम आपको इस पूरी बहस के कुछ और अंश दिखाते हैं और तब आपको ये समझ में आएगा कि गवर्नर के अधिकार को क्या इस पूरे मामले में एक तरह से ओवर रीच माना जाए। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र संकट में एक बात जो सभी विवाद का केंद्र रही वो है दल बदल कानून। इस कानून के तहत ही विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई वो काफी हद तक दल बदल कानून पर ही रही। इस दौरान उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले 1/3 सदस्यों की जरूरत थी दल बदल के लिए, लेकिन जब से वो प्रावधान रद्द हुआ है तब से 75% को भी दल बदल कानून से सुरक्षा नहीं मिलेगी। Any 3 people from any party will go to say that now you must call for a floor test. All right, let's read ahead so that we'll get your formulation. Yes. Firstly, it is respectfully submitted that the resolution of 34 members of Shiv Sena, which is relied on by the governor in his decision on 28/6, does not state that the 34 members intend to exit from the Mahavikas Aghadi government. Moreover, only 8 out of 32 members were ministers of the government. The rest were not ministers. So how could he say that they want to move out of government? Only 8 of them. Thus, the governor has misread the resolution of 34 Shiv Sena MLAs as demonstrating their intention to exit from the Mahavikas Aghadi government, and consequently his satisfaction about the lack of confidence enjoyed by the government is based on extraneous and irrelevant considerations. Secondly,
Para 7 of the governor's decision makes it clear that the governor based his satisfaction on a claim made by a majority of Shiv Sena MLAs against the government formed by his own political party, their own political party. So on what constitutional basis can the governor recognize, whether minority or majority, a faction in the legislative party to direct a floor test? It is respectfully submitted that the governor has no power to recognize a majority faction of a legislature party, and on that basis come to a prima facie conclusion that the government has lost the confidence of the House. By doing so, the governor enters the political thicket outside the domain of his constitutional duties and facilitates the toppling of an elected government, which is impermissible in law. Paragraph 3 of the 10th schedule as it... वहीं शिंदे गुट की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, ऐसा नहीं है कि दल बदल कानून में मतभेद का स्थान नहीं है। सवाल ये है कि कितना मतभेद पार्टी में रहकर हो सकता है। सिंघवी ने कहा कि 10वें शेड्यूल का ध्येय है रिजाइन एंड रीकॉन्टेस्ट। ऐसे में अदालत या चुनाव आयोग ही पार्टी की वैधता या विधायकों की सदस्यता पर अंतिम फैसला दे सकता है। I'm sorry to interrupt. Why not? So, merger was not an option. No, it was an option. They did not choose to exercise it. You're right. That's correct. It's an option. They chose not to exercise an option. In the abstract, but they were not following the merger route at all, because it's not their case that, look, this part of the Sena That's exactly has my point. merged with another party. That is not That's clear. exactly my point with greatest Then humility. the only point is that in a situation like this, where they say that we have lost faith with the leader of the party, Yes. then the only option according to them, according to you, is that you resign and recontest. No, I will stick to my 4 options. That's I'll say all the 4 options are available. No. What do they do then? No. Whereas resign is one. Right. These 9 people will merge with another political party. Why not? But the fact that I don't exercise an option That is not an option, because merger means that their political identity as the Shiv Sena is lost then. well, then in that case, if the 10th schedule says that I recognize only this path of exit from this room, you can't say I'll make a new tunnel to get out. But Dr. Singh, He can't this make a part new- of your argument is a problematic argument. I'll tell you why. Because your argument postulates that if you have a dissension, then the only way you can express the dissension is to leave the party and merge somewhere else. 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये संविधान में 52वां संशोधन था। इसमें विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें यह भी बताया गया कि दल बदल के कारण इनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दरअसल बागी विधायकों ने इन 3 मुद्दों पर अदालत का रुख किया। पहला कि क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास का प्रस्ताव है, वो कैसे किसी अन्य को अयोग्य ठहरा सकते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कौन लेकर आया। क्या अयोग्यता पर फैसले के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया, जबकि महाराष्ट्र विधानमंडल के नियमों के अनुसार 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। क्या बागी विधायकों ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया? क्या ऐसा किया जा सकता है? ये तमाम वो मुख्य बिंदु थे जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे के या बागी विधायक, जिनको मैं कह सकती हूँ, उन लोगों ने अदालत का रुख किया। उधर अंग्रेजी में एक कहावत है कि सीजर की पत्नी को शक के परे होना चाहिए। ये बात राज्यपाल पर पूरी तरह से लागू होती है। राज्यपाल को हर किसी पक्षपात या दोष के परे होना ही चाहिए। वह एक संवैधानिक पद पर है और उसे उसकी गरिमा को बरकरार रखना पड़ेगा ही। राज्यपाल पर अदालत की सख्त टिप्पणियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि महाराष्ट्र सियासी संकट उन सारे दोषों को सामने रखता है जो कि एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में अपनी जगह बना चुके हैं। फिर चाहे वो स्पीकर का पद हो या उसका दुरुपयोग हो, विधायकों का रवैया हो या फिर दल बदल कानून की आत्मा का हनन हो, सभी को सुधारने की जरूरत है। ये महज संविधान संशोधन से नहीं होगा, इसमें सियासी मूल्यों और व्यवहार में भी बदलाव और संशोधन को शामिल करना होगा। अदालत तो अपने फैसले से कमियों को उजागर कर देता है, दिशा निर्देश भी जारी कर देता है, लेकिन विधायी पहल तो विधायिका से ही होगी। बात सिर्फ महाराष्ट्र तक की नहीं रही। आज जब केंद्र शक्तिशाली बनता जा रहा है, जरूरत है राज्य के लोकतांत्रिक सरकारों को बचाने की और संविधान को
सियासत से बचाने की। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में एक और नजीर बनेगा। तो आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।